दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हाउसफुल शो विद नितिन के इस एपिसोड में। और हमारा जो देश है उसका पड़ोसी देश है पाकिस्तान। और पाकिस्तान और भारत के बीच जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जो कि दोनों देशों को जोड़ता है वो है संगीत। तो आज संगीत के विषय में हम बात करेंगे। हमारे दो मेहमान जो पाकिस्तान से आए हैं उनसे पहले हैं वसीम अल्ताफ साहब जो कि रिटायर्ड चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स हैं पाकिस्तान के। और आरजू काजमी जी हैं, इनको कौन नहीं जानता, बड़ी प्रख्यात पत्रकार हैं और यूट्यूबर हैं। पूरे एशिया में और पूरे वर्ल्ड में इनको देखा जाता है, इनके वीडियोस को, और काफी सराहा जाता है। तो मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। और संगीत के विषय में आज पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कुछ जानने का हम कोशिश करेंगे। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया। तो मेरा पहला प्रश्न जो है वो कॉमन है आप दोनों के लिए ही। वो ये है कि अ, जो हिंदी सिने म्यूजिक है उसकी पॉपुलैरिटी कैसी है पाकिस्तान में। पहले मैं वसीम साहब से जानना चाहूंगा, फिर मैं आरजू जी की तरफ आऊंगा। जी, बेपनाह पॉपुलैरिटी है। और जो पहले उर्दू सर्विस हुआ करती थी ऑल इंडिया रेडियो की, उसमें फरमाइशी प्रोग्राम हुआ करता था। यानी सुबह 7:30 से 8:30 बजे प्रोग्राम होता था आपकी फरमाइश। जी 2 से 3 बजे ऑल इंडिया रेडियो से प्रोग्राम होता था आपकी पसंद। और रात को 11:30 9:30 से 10:30 बजे प्रोग्राम होता था तामील इरशाद। और ये सारे प्रोग्राम बहुत दिलचस्पी के साथ पाकिस्तान में सुने जाते थे, क्योंकि अब यानी चूंकि ऑफिशियली तो वो गाने नहीं दिखाए जाते थे यहाँ पे, हमारे यहाँ ना हमारे गाने वहां पे दिखाए जाते थे, लेकिन अब रेडियो की लहरों को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो लोग बहुत ज्यादा क्रेजी थे ये भारतीय गाने सुनने के हवाले से। तो वो बाकायदा तौर पे ये प्रोग्राम देखा करते थे। फिर उसके अलावा ये विविध भारती का विज्ञापन कार्यक्रम होता था, फिर रेडियो सिलोन था। तो ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान में देखे जाते थे, सुने जाते थे। और उसके अलावा उस जमाने में ये रिकॉर्ड हुआ करते थे, ये छोटे ईपी रिकॉर्ड और बड़े एलपी रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड भी यहाँ पे आ जाते थे, अक्सर काबुल से आते थे या मिडिल ईस्ट से लोग ले आते थे, या इंग्लैंड से जो आते थे वो साथ ले आते थे। तो रेडियो के अलावा फिर ये मुख्तलिफ होटलों में और लोगों ने रिकॉर्ड प्लेयर्स रखे हुए थे, तो इन पे लोग गाने सुनते थे। तो ये उस दौर से ये जो पॉपुलैरिटी थी इंडियन सॉन्ग्स की बहुत ज्यादा थी यहाँ पे। मैं आपको बताऊं कि मैं वो प्रोग्राम सुना करता था रेडियो पे, फरमाइशी प्रोग्राम। तो मुझे उन लोगों के नाम भी याद हो गए जो फरमाइशें किया करते थे। प्रिंस एम नईम अच्छा। नजमी सियालकोट से, हिलाल अब्बासी और खिसाल अब्बासी रहीम यार खानका डोगरा से, जी जी कुमकुम नौशाद रहीम यार खान से, डॉक्टर वी के शर्मा और मंजूला शर्मा बरेली से, राधे बरेली। श्याम बाबा। ये नाम हमें याद थे। बुलंदशहर का हमें पता चला रेडियो के फरमाइशी प्रोग्राम से कि ये भी एक शहर है, क्योंकि यहाँ से फरमाइशें आया करती। एक भाटापारा करके एक जगह थी, वो बड़ी कॉमन थी, वहां से बड़ी फरमाइशें आती थी। जी जी। भाटापारा। तो हाँ जी, तो ये इन शहरों के नाम फिर रेडियो अनाउंसर्स थे। मरियम काजमी थी, ताहिरा थी, अंजार अब्बासी, एसएम शफीक, ए जब्बार, इकबाल हुसैन, ये सारे नाम हमें याद हो गए थे जुबानी। तो हमारा जो एक कांटेक्ट था हिंदी फिल्म म्यूजिक के साथ, वो रेडियो से भी था। और फिर ये जो रिकॉर्ड्स दुकानों पे, होटलों पे अवेलेबल होते थे, लोगों के घरों में भी थे जो बाहर से लेके आते थे। तो हिंदी म्यूजिक के साथ तो बड़ा गहरा एक ताल्लुक रहा है पाकिस्तानी अवाम का, और अभी भी है। अब जाहिर है कि टेक्नोलॉजी बदल गई है। अब तो यूट्यूब के ऊपर दुनिया जहां का म्यूजिक अवेलेबल है, आपने यूट्यूब पे जाना है और हर गाना आप सुन सकते हैं वहां पे जाके। अब तो जरूरत ही नहीं है कि आप रिकॉर्ड इकट्ठे करें या कैसेट्स आप रिकॉर्ड करवाएं।
तो हिंदी म्यूजिक के साथ तो जी बड़ा गहरा हमारा ताल्लुक था और अब भी है। जी नितिन भाई। जी, अब आरजू जी क्या कहेंगी इस बारे में? मैं सबसे पहले तो मेरे रेडियो का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने रेडियो पे कभी नहीं सुना। और हमेशा से ये रहा कि क्योंकि मेरी मदर बहुत शौक से इंडियन मूवीज देखा करती थी, जो वो कहते कह लीजिए कि सीडीज पे या डीवीडीज पे, और उस वक्त जो आते थे तो उस पे उनके साथ, क्योंकि मैं एक ही बेटी हूँ तो वो साथ ही बैठ जाओ तुम भी देखो, तो वो मैंने दिलीप कुमार जी से लेकर और अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और ये सारी मूवीज जो है मैंने उनकी देख रखी है, तो इसीलिए म्यूजिक भी जाहिर है कि फिर मैंने सुना। और यहाँ पर कितना पॉपुलर है इसका तो खैर आप अंदाजा आपने देखा कि जो वसीम अल्ताफ साहब ने बताया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगती है वो मैं भी जरूर शेयर करूंगी कि बचपन से मैं देख रही हूँ कि अब आप चाहे पाकिस्तान में किसी भी जगह रहते हो, किसी भी सिटी में हो, तो वहां पर हर सेक्टर में या हर कुछ देर के बाद आपको मस्जिद बनी हुई होती है। तो मस्जिद में अक्सर होता है कि फ्राइडे को या किसी और दिन खुतबा हो रहा है और उसके बाद नात वगैरह पढ़ी जाती है, तो वो वसीम साहब को भी पता होगा, अक्सर इंडियन गानों की जो ट्यून होती है ना उसके ऊपर नातें बनाई होती थी। तो मैं और मेरे भाई, हम लोग छोटे थे तो हम लोग बाकायदा हम एक दूसरे से ना जैसे खेलते थे कि ये कौन सा सॉन्ग है, अब ये कौन सा सॉन्ग है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे ये नाते और हमदे तक जो है उन्होंने इंडियन म्यूजिक पे और सॉन्ग्स के ऊपर बनाई होती है। वैसे सॉन्ग्स तो जाहिर है कि जो कहा जाता है कि कोई बाउंड्री नहीं होती और किसी कंट्री की और म्यूजिक, और उसको आप अलग नहीं कर सकते। तो इंडियन म्यूजिक पाकिस्तान में ना सिर्फ पहले, चाहे वो 50s का हो, 60s का, 70s या जितने भी साल अभी तक हुए, इवन लेटेस्ट म्यूजिक भी जो है वो बहुत फेमस है। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी, बल्कि मैं तो कई बार जब यूरोपियन कंट्रीज की एम्बेसीज में जाती हूँ और वहां पे फंक्शंस होते हैं, तो वो लोग भी इंडियन म्यूजिक ही प्ले कर रहे होते हैं। और ये और बात है कि वो रिमिक्सेस होते हैं और दूसरी तरह का, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत पॉपुलर है और लोग बहुत पसंद करते हैं। और यही रीजन है कि शायद हम लोग जो है कई बार देखते हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट भारत में जाके काम कर रहे हैं, या वहां पे हमारे सिंगर्स जो है कई गए, आतिफ असलम और कई दूसरे लोग जा चुके हैं और उन्हें पसंद भी किया जाता है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा फेमस है इंडियन म्यूजिक यहाँ पर। मैं अगला प्रश्न वसीम साहब से करना चाहूंगा। पाकिस्तान में जो गाने बनते हैं, जो गीत बनते हैं, उनमें हिंदी फिल्म संगीत का कितना प्रभाव है, कितना इम्पैक्ट? जी बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा रहा है। हमारे यहाँ देखिए ना, अभी वो आरजू बात कर रही थी कि वो बहुत कुछ जो नशर होता है मजहबी इबादत गाहों से, वो इंडियन फिल्म गानों से मुतासिर होता है। वो असल में ओरिजिनल ट्यून कंपोज करना जरा मुश्किल काम है, तो बनी बनाई अगर आपको मिल जाए तो फिर वो लोग वहां से उठा लेते हैं। तो इसी तरह हमारी जो बहुत सी फिल्म इंडस्ट्री में जो कंपोजिशंस हुई, बहुत से जो गाने बने, वो भारतीय गानों से बहुत मुतासिर थे और वहाँ से वो ट्यून्स ले लेते थे और फिर उसके बाद वो उसी तरह उन्हीं ट्यून्स को इस्तेमाल करते थे। तो एक तो इस तरह से काफ़ी उनका एक वो असर रहा है। फिर सिर्फ यही नहीं, बहुत सी जगहों पे हमने ये भी देखा कि पाकिस्तानी गाने जो बड़े हिट हुए, उनकी जो कॉपीज़ थी वो इंडिया में भी बनाई गई। यानी दोनों तरफ ये सिलसिला रहा, हमारे यहाँ ज़्यादा रहा, आपके यहाँ कम रहा। मसलन नदीम श्रवण जो थे वो काफ़ी इस मामले में महारत रखते थे। अनु मलिक खासे माहिर हैं इस हवाले से। और भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने ये तजुर्बे किए इस तरह के। तो फिर फ़ोक जो म्यूज़िक है हमारे यहाँ, वो भी लोगों ने वहाँ पे उसको कॉपी किया। हमने बहुत कुछ वहाँ से लिया। तो ये एक इनफॉर्मल लेवल पे एक ये भी ताल्लुक रहा है दोनों मुल्कों का कि हमारा जो म्यूज़िक है वो वहाँ पे और आपका जो म्यूज़िक है वो यहाँ पे लोग किसी न किसी शक्ल में सुनते रहे। तो देखिए, जो भी आर्ट होता है ना, आर्ट की कोई बाउंड्रीज़ तो होती नहीं है। तो वो घूम फिर के किसी न किसी तरीके से कि कहीं न कहीं वो नज़र आ जाता है। बहुत सा वेस्टर्न म्यूज़िक हमारे यहाँ कॉपी हुआ, बहुत सा
वेस्टर्न म्यूजिक ने मुतासिर किया हमारे म्यूजिक को, इंडियन म्यूजिक ने हमारे म्यूजिक को, तो वो मैं समझता हूँ कि एक इंटरनेशनल एक फिनोमिना है जो कि आपको तकरीबन हर जगह नजर आएगा कि फोक म्यूजिक जो है वो मेन स्ट्रीम फिल्म म्यूजिक में आ रहा है, क्लासिकल म्यूजिक आ रहा है, उसकी कुछ बदल दी है वगैरह वगैरह। तो ये तो काफी ज्यादा जी मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये चीज रही है ये। जी जी नितिन भाई। जी, मेरा अगला जी प्रश्न आरजू जी से है। जो पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग जो हैं यंगस्टर्स, उनमें भारतीय फिल्म संगीत के कौन से किस इरा के गीत जो हैं वो पॉपुलर हैं या पसंद किए जाते हैं? क्योंकि आप यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कुछ। नहीं यूथ को मैं भी रिप्रेजेंट करता हूँ, यूथ को मैं भी रिप्रेजेंट करती ये बिल्कुल हूँ। सही बात है। आप नहीं क्या नहीं, ऑफ कोर्स जो मेरा ख्याल है, वैसे तो खैर हर दौर के गाने जो हैं वो सभी में मकबूल हैं, सभी लोग जो है बहुत शौक से सारे सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है हमारी जनरेशन, इवन हमारे बाद वाली जनरेशन भी जो है वो 60s 70s और 80s के सॉन्ग्स जो है वो अभी भी लोग बहुत पसंद करते हैं। जो जो नए सॉन्ग्स हैं वो भी बहुत ज्यादा सुने जाते हैं, लेकिन उनका एक टाइम लिमिट होती है जिसके बाद जो है वो इवन आजकल जो नए स्टूडेंट्स आए हैं वो भी थोड़ा सा मैं देखती हूँ कि बोर हो जाते हैं और वो फिर दोबारा कुछ और नया ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो पुराने सॉन्ग्स अभी तक बहुत ज्यादा फेमस हैं, इवन जो आपके लीजिए 70s 60s और 70s के स्पेशली जो देवानंद साहब या राजेश खन्ना जी और अमिताभ जी के तो खैर कम ही थे सॉन्ग्स अच्छे, लेकिन ज्यादा इन दोनों के जो है बहुत ज्यादा होते थे, देवानंद साहब के और राजेश खन्ना जी के। तो वो सॉन्ग्स अभी तक जो नई जनरेशन है हमारे यहाँ की, जो इस वक्त स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो वो भी उसमें ज्यादा दिलचस्पी लेती है, वो भी ज्यादा सुनते हैं। बल्कि कुछ दिन पहले मैं एक बच्चे से मिली जो मेरा ख्याल है क्लास 8 या 9th का स्टूडेंट है, और वो राजेश खन्ना जी के 2-4 सॉन्ग्स जो थे वो रीमिक्स उसने सुने थे, और वो पूछ रहा था कि बहुत अच्छे हैं, ये किसने गाया है और कौन है। तो मैंने फिर उनको ओरिजिनल सॉन्ग जो था वो यूट्यूब पे लगा के दिखाया है कि बेटा ये ओरिजिनल सॉन्ग ये है। तो ऐसा है कि लोग अभी भी जो है वो, मेरा ख्याल है कि जो पुराने सॉन्ग्स हैं उन्हीं के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली नए सॉन्ग्स भी हैं वो भी पसंद किए जा रहे हैं, मगर उनके टाइम बहुत कम है, बहुत जल्दी लोग बोर हो जाते हैं। फेड आउट हो जाते हैं। एग्जैक्टली जी मेरा ख्याल ऐसा ही है। मेरा अगला प्रश्न वसीम साहब से है। आप भी यूथ को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जी जी थैंक यू जी। जी। मेरा ये प्रश्न है आपसे कि जो हिंदी फिल्म सिनेमा के जो गोल्डन इरा के जो भी कलाकार फनकार रहे हैं, विशेषकर स्पेशली जो सिंगर्स हुए, लिरिसिस्ट हुए, संगीतकार कंपोजर्स हुए, या इवन एक्टर्स हुए, तो वो कौन कलाकार हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, सबसे ज्यादा सराहे जाते हैं पाकिस्तान? देखिए जी, सिंगर्स की अगर हम बात करें तो वो मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार हैं, मेल्स में अगर हम आप को बताना चाहें। और जो फीमेल सिंगर्स हैं वो लता जी और आशा जी हैं। यानी जी। बहुत से और भी सिंगर्स आए, लेकिन इनकी जगह नहीं ले सके वो, सीधी बात। इसी तरह अगर आप लिरिसिस्ट्स लें तो उनमें मिसाल के तौर पे शैलेंद्र हैं, क्या बात, मजरू बहुत ही बढ़िया। सुल्तानपुरी हैं, अच्छा जी हसरत जयपुरी हैं, शकील बदायूनी हैं, साहिर लुधियानवी हैं, ठीक है जी। ये बड़े आनंद बख्शी हैं, जी। ये जो है बड़े कामयाब और बहुत पॉपुलर लिरिसिस्ट्स रहे। म्यूजिक डायरेक्टर्स को अगर लें तो वो तो काफी सारे आपको नाम मिलेंगे, यानी 50s में सी रामचंद्र थे, ओपी नैयर थे 50s में। अच्छा, उसके बाद फिर आप अगर 60s में आ जाएं तो फिर हाँ एस डी बर्मन थे 50s में, ठीक है।
फिर 60s में और हाँ 50s में शंकर जयकिशन भी थे, और फिर ये आगे 60s में भी चले, फिर उसके बाद 60s में और मजीद आ गए, यानी लेट 60s में आर डी बर्मन आ गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आ गए, कल्याण जी आनंद जी आ गए। तो ये वो लोग हैं जो कि पॉपुलर थे और पॉपुलर रहे और आज भी पॉपुलर हैं। यानी मतलब ये कि इनकी कोई रिप्लेसमेंट्स नहीं आ सकी उस तरह से। वो जो म्यूजिक था, वो जो तख्लीक करते थे, ये जो लिरिक्स लिखते थे, जो गाते थे, मतलब आप मुझे बताएं ना कि रफ़ी साहब की रिप्लेसमेंट कोई आई है उनके जाने के बाद? 1980 में उनकी वफात हुई, या कभी नहीं किशोर आई। कुमार की कोई रिप्लेसमेंट आई, या लता जी की पॉसिबल कोई रिप्लेसमेंट है? कोई है ही नहीं ना। मतलब ये तो समझें कि टाइम के अंदर चीजें फ्रीज हो गई हैं। जी जी। ये चीजें हमेशा के लिए रह गई हैं वहां पे, और कोई ऐसा फनकार नहीं आ सका जो आके इनको रिप्लेस कर सकता, या जिसमें इतनी वर्सेटिलिटी होती, जिसमें जिसकी आवाज में वो जादू होता। तो ये लोग जो हैं, ये जो गोल्डन ईरा के, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर्स हों, लिरिसिस्ट्स हों, सिंगर्स हों, वो आज भी जिंदा हैं। आज भी उनका म्यूजिक जो है वो हमारे कानों में रस घोलता है, और उनकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकी। हम आज भी लुत्फानंदोज होते हैं। और वो जो अब आरजू वो याद है 70s के गाने, अब रूप तेरा मस्ताना, या ये शाम मस्तानी, या ये क्या हुआ कैसे हुआ, ये गाने जो है हम आज भी सुने तो चाहे 100 दफा भी सुन लें तो फिर भी जी चाहेगा कि यार दोबारा सुने। जी। लेकिन आजकल जो गाने बन रहे हैं वो आप 2, 4, 6 दफा सुनते हैं, तो उसके बाद आप कहते हैं यार काफी हो गया अब, वो फिर मजीद आप नहीं सुन सकते। लेकिन ये गाने तो आप सारी जिंदगी सुनते रहें तो फिर भी आप चाहेंगे कि बार बार सुने। बिल्कुल। जी नितिन भाई। मेरा अगला प्रश्न आपसे है आरजू जी। आज के जो गायक हैं वो उनमें कौन गायक है जो सबसे पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं पाकिस्तान? सोनू निगम, मेरा ख्याल है सोनू निगम जो है वो पाकिस्तान में उन्हें बहुत सुना जाता है। और वैसे तो खैर 2-3 है, उसमें सोनू निगम सबसे आगे हैं। शान है, वो बहुत अच्छा गाते हैं, उन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। एक सिंगर आपके यहाँ थे जो बड़ा मुझे दुख है कि बहुत जल्दी वो चले गए, के उनकी क्या आवाज बहुत क्या अच्छा। खूबसूरत आवाज थी उनकी, और क्या जबरदस्त वो गाया करते थे कि उनके सॉन्ग्स जो थे वो डेफिनेटली पाकिस्तान में बहुत फेमस होते थे। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने उनकी न्यूज देखी थी, तो बिकॉज ही वॉज वेरी यंग टू गो, तो वो जाहिर है कि एक बहुत यंग एज में। लेकिन जैसे हम लोगों ने पहले भी किसी शो में बात की थी कि जो मेल सिंगर्स होते हैं, आई डोंट नो उनके हार्ट पे कोई प्रेशर आता है सॉन्ग से कि क्या होता है कि हार्ट अटैक्स मोस्टली होते हैं इनको, तो वो बहुत अच्छा गाया करते थे। और सोनू निगम तो खैर बहुत फेमस है, और सोनू निगम की तो क्या बात है, जैसे वैसे तो किसी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती, जैसे वसीम सर भी कह रहे थे कि चाहे वो किशोर कुमार जी हो या मोहम्मद रफी या इवन मुकेश साहब, कोई भी, लेकिन सोनू निगम का अपना ही एक अंदाज है। और जिस तरह से वो गाते हैं, जो सॉन्ग्स उनके हम मतलब यहाँ पे सुनते हैं, नए भी जो मूवीज में होते हैं, तो एक बड़ा असर है उनकी आवाज के अंदर। जी। तो मेरा ख्याल है वो उन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलर है यहाँ पर। रफी साहब के ही शिष्य हैं वो, रफी साहब को ही आदर्श जी मानते जी, हैं। उनके बहुत सॉन्ग्स, उनके कंसर्ट्स वगैरह में वो बहुत ज्यादा उनके सॉन्ग्स जो है वो गाते हैं। लेकिन जिसे कहना चाहिए ना कि पूरा इंसाफ करते हैं, कहीं से भी कुछ कमी नहीं रह जाती उनके गाने में। बहुत टैलेंट है उनमें। और और इवन नकलें भी बहुत बड़ी ज्यादा। अच्छी उतारते हैं वो नकलें भी बहुत अच्छी उतारते जी, हैं। बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। ही इज अ वेरी गुड हम्म कीबोर्ड प्लेयर आल्सो। बहुत हम्म, अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं वो, हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड है वो। ही इज अ वेरी गुड परकशनिस्ट आल्सो। तो वो उनमें बिल्कुल। बहुत मतलब गॉड गिफ्टेड है, उनको बड़ा टैलेंट मिला हुआ है ऊपर वाले से। और जैसा आपने अभी केके का नाम लिया, केके बहुत ही टैलेंटेड सिंगर थे। उनका एक गीत बहुत। मुझे याद आ गया, आप बात कर रही थी तो। हम दिल दे चुके सनम एक फिल्म थी, हम्म उसमें उनका गीत था, दर्दीला दर्द भरा गीत हम्म, था वो। हाँ। अ, तड़प 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 के तड़प शायद। के, हम्म बेहतरीन गीत था वो। मेरे ख्याल से बेहतरीन उनकी था। करियर का सबसे अच्छा गीत है वो।
आई विश मुझे वो किसी जगह में पढ़ रही थी कि अगर आपके हाथ में पावर हो और आप चाहें कि कोई सेलिब्रिटी को आप वापस ला सके, तो मैं उसी टाइम केके को सोच रही थी। मैंने कहा अगर मेरे पास पावर हो, मैं केके को वापस ले आऊं। बहुत उम्दा इतने कलाकार थे। जबरदस्त आर्टिस्ट थे वो, और बहुत अफसोस है मुझे उनका। इवन अरिजीत सिंह इज आल्सो डूइंग वेरी गुड जॉब। अभी हम्म, ही इज नंबर 1 एट प्रेजेंट, क्योंकि सोनू निगम अभी फिल्मों में गा नहीं रहे हैं उतना, कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं वो, फिल्मों से मगर दूरी शान बना। भी बहुत अच्छा गाते हैं, शान। शान भी बहुत बहुत वो जी। बहती हवा सा शान था, वो जो शान ने गाया था जी, थ्री इडियट्स का, जी। बहुत खूबसूरत है। शान के जो आदर्श हैं वो हैं किशोर कुमार, वो हम्म स्कूल ऑफ थॉट से हैं वो। तो आपके भी पाकिस्तान के कुछ गायक हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा सराहे जाते हैं, जैसे कि जैसे आतिफ असलम सज्जाद अली होंगे, सज्जाद अली जी, डेफिनेटली सज्जाद होंगे। अली। फिर राहत फतेह अली खान साहब हैं, क्या जोरदार आवाज है उनकी, और बहुत ही सुरों के बड़े पक्के हैं वो। नुसरत साहब भी बड़े सुने जाते हैं यहाँ पे, पुराने गायक भी हैं, गुलाम अली साहब हैं, हाँ छोटे गुलाम अली साहब हैं, मेहदी हसन साहब को खूब सुनते हैं लोग यहाँ पे। हाँ तो ये सभी लोग बड़े यहाँ पे, फिर नूरजहां तो पहले इधर ही थी, फिर बाद में पाकिस्तान चली गई। तो ये बड़े मोस्ट मतलब लव्ड सेलिब्रिटीज हैं म्यूजिक की दुनिया के पाकिस्तान में। अगला प्रश्न मेरा वसीम साहब के लिए है। जिस प्रकार लेट 70s में हिंदी सिने म्यूजिक में गिरावट आई थी, वैसा ही कुछ गिरावट क्या पाकिस्तान में भी आई जैसा यहाँ पे हुआ? जी, जी, बिल्कुल जी। ताकि ये आप यूँ देखिए कि मिड 70s तक हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री बड़ी वाइब्रेंट थी, लेकिन फिर जी, वो ज़ियाउल हक साहब आए तो फ़िल्म इंडस्ट्री की तबाही शुरू हो गई, तो इसके साथ ही म्यूज़िक की तबाही भी शुरू हो गई। फ़िल्म म्यूज़िक तो आप देखिए कि 75 के बाद अगर आपको कहा जाए कि कुछ अच्छे गाने आप पिन पॉइंट करें, तो बड़ी मुश्किल होगी आपको। लेकिन हमारा जो टेलीविज़न था, उस पे काफ़ी लंबे अरसे तक अच्छे गाने आते रहे, हम सुनते रहे। तो म्यूज़िक जो है वो, और काफ़ी सारे हमारे फ़िल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो थे वो टीवी पे आ गए और उन्होंने वहाँ पे म्यूज़िक देना शुरू कर दिया। लेकिन ये है कि फिर ज़्यादातर जो पॉपुलैरिटी हासिल हुई फ़िल्म इंडस्ट्री की एक तरह से डिमाइज़ हो गई। तो फिर ज़्यादातर गाने ये प्राइवेट सेक्टर में बनते रहे, एल्बम्स बनी, और टेलीविज़न के ऊपर बहुत से लोगों ने बड़े अच्छे गीत गाए, वहाँ पे गाने बनते रहे। और अभी भी हमारे यहाँ ज़्यादातर जो पॉपुलर गाने हैं, वो प्राइवेट गाने ही हैं, प्राइवेट नंबर्स हैं वो। फ़िल्म का अब कोई रोल रह नहीं गया गानों में, बल्कि अब तो अ, यानी गाने इतने कोई प्रोमिनेंट सवाए आइटम नंबर्स वगैरह के या इस तरह के गाने होते हैं कुछ फ़िल्मों में चंद एक। अदरवाइज़ फ़िल्म जो है वो अब गानों के हवाले से नहीं पहचानी जाती, अब वो उसमें कुछ और चीज़ें आ गई हैं। लेकिन जो प्राइवेट एल्बम्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे अभी सज्जाद अली का आप ज़िक्र कर रहे थे, और भी सिंगर्स हैं, अमानत अली हमारे यहाँ सिंगर हैं। फिर बहुत से गाने प्रोड्यूस अली हैदर ने कराची में प्रोड्यूस किए, नाज़िया हसन पुरानी थी पुरानी हमारी एक सिंगर। किशोर गिटार, जी, जी, जी। नाज़िया पुरानी हसन थी हमारी एक सिंगर। नाज़िया अ, हसन, वेरी जी, जी। टैलेंटेड। हाँ, कोक स्टूडियो पे बड़े अच्छे गाने, बड़े अच्छे गीत जो हैं वो सुनने को मिले एक नए अंदाज़ में। कोक स्टूडियो ने फ़ोक म्यूज़िक को दोबारा से रिवाइव किया, और उसको काफ़ी देखा जाता है यहाँ पे भी, आपके यहाँ भी इस तरह से। तो मेरा ख़्याल है कि फ़िल्म जो है वो म्यूज़िक के हवाले से अब पीछे चली गई है, और जो प्राइवेट एल्बम्स हैं और जो टीवी पे और मुख्तलिफ़ जो प्राइवेट चैनल्स पे जो मुख्तलिफ़ शोज़ हैं, वो उन्होंने म्यूज़िक को ज़िंदा रखा हुआ है। हुँ, जी, नितिन भाई। जी। मेरा जो अगला और आखिरी प्रश्न है, वो ये है कि जैसा हम जानते हैं कि म्यूज़िक तो दिलों को जोड़ता है, एक ब्रिज का काम करता है। तो हिंदी सिने म्यूज़िक जो है, वो इतनी उसकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में होने के बाद भी 1947 में दोनों मुल्क अलग-अलग हुए थे।
पर फिर भी एक तल्खी है दोनों के बीच में। जबकि भारतीय संगीत बड़ा पसंद किया जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के भी बहुत उम्दा कलाकार हैं जो यहाँ पे लोग बहुत चाहते हैं उनको। तो ये संगीत आप दोनों को लगता है कि दोनों मुल्कों के बीच में जो तल्खी है उसको कुछ कम करता है, या एक ब्रिज का काम करता है? मैं थोड़ा सा इसका जवाब देता हूँ कि देखिए, अवाम के दरमियान तो कोई तलखी नहीं है। अब आप इंदौर में रह रहे हैं, मैं यहाँ इस्लामाबाद में हूँ, हमारे दरमियान क्या तलखी है? हम तो जी म्यूजिक की बात कर रहे हैं, म्यूजिक ने जी हमको जोड़ा हुआ है, म्यूजिक का रिश्ता है हमारे दरमियान। अवाम का भी इसी तरह हमारा आपका जो जनता है, आम लोग जो उनका उनकी कोई तलखी नहीं है, जी कोई ऐसी चीज नहीं है। ये कुछ वो जैसे उस्ताद दामन का एक कथा है, वो कहते हैं जी, वागे नाल अटारी दी नहीं टक्कर, ना गीता नाल कुरान दिए, नहीं कुफर इस्लाम दा कोई झगड़ा, सारी गल है नफे नुकसान दी है। यानी जी मतलब ये सारा नफे नुकसान का खेल है। लॉस एंड पावरफुल प्रॉफिट। हल्के हैं, ग्रुप्स हैं जो इस चीज से फायदा उठाते हैं कि दुश्मनी रहे, नफरत रहे, आपस में लोगों का मिलना जुलना ना हो, लोग एक दूसरे के करीब ना आ सकें। म्यूजिक के ऊपर, फिल्मों के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी है उसने इन सारी चीजों को पीछे धकेल दिया है। अब आप यहाँ बैठ के इंदौर में आप इस्लामाबाद के दो लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है जी। जी बेशक फायर वॉल इन्होंने लगाई हुई है, लेकिन फायर वॉल भी नहीं रोक पा रही इन चीजों को। इसी तरह फिल्में अवेलेबल हैं, यूट्यूब अवेलेबल है, लोगों का आपस में व्हाट्सएप के जरिए राब्ता है। जी तो मेरे ख्याल में अवामी सतह पे कोई तलखी नहीं है, कोई दूरी नहीं है। हमारे रूट्स एक हैं, हमारा कल्चर एक है, हमारी शायद डिस्कनेक्ट हो गए। वो मेरे ख्याल है वो फायरवॉल की बात कर रहे थे ना, तो वही फायरवॉल की वजह से शायद उनका इंटरनेट चलिए कोई बात उनका नहीं, इस प्रश्न पे आप भी अपने विचार रख सकती हैं। जी, नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता कि म्यूजिक से हम लोग जो है वो कुछ भी जोड़ पाएंगे, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अलग ही लोग हैं। अगर तो वो हमारे जैसे लोगों के हाथ में होता तो डेफिनेटली बहुत पहले जो है वो पाकिस्तान और भारत के टर्म्स बेहतर हो गए होते, अगर आर्टिस्ट और जर्नलिस्ट और हमारे जैसे लोगों के पास ये पावर होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के हाथ में ये पावर है, खासतौर पे पाकिस्तान में, तो वो नहीं चाहते कि टर्म्स बेहतर हो, इसलिए कि उनके लिए जो है कश्मीर भी जो है वो एक कह लीजिए बिजनेस है। कश्मीर का अगर अगर ये बिजनेस ना होता तो बहुत पहले सॉल्व हो गया होता। इधर दे दो, उधर दे दो, बीच में छोड़ दो, उनके अपने ऊपर छोड़ दो, कोई तो ऑप्शन निकलता ना, कि या भारत को दे दें या पाकिस्तान को दे दें, नहीं तो इंडिपेंडेंट कर दें, कुछ तो करते। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये चाह रहे हैं कि आगे 200 साल और कश्मीर इसी तरीके से चलता रहे, कश्मीर के नाम पे हमें फंड्स मिलते रहे, कश्मीर के नाम पे हम इसी इसी तरह से बात करते रहे कि जी कभी हमें डिफेंस बजट बढ़ाना है, भारत हमला कर देगा, कभी कुछ। तो ये और बात है कि पब्लिक को अब समझ आ गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है। अगर पब्लिक कुछ कर पाती तो डेफिनेटली पब्लिक जो है वो इस कश्मीर इशू को सॉल्व करके और एक नॉर्मल कंट्रीज की तरह, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ दूसरी कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं और वो एक नॉर्मल कंट्रीज की तरह रहती हैं, मिलते जुलते हैं, आते जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्योंकि बहुत इमोशनल किस्म के लोग रहते हैं और एक दूसरे को बेवकूफ भी बनाते रहते हैं, मेरा ख्याल है शायद इस वजह से भी हम लोग किसी एक रिजल्ट के ऊपर जाने को तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि म्यूजिक के जरिए, जो कि एक बड़ी सेंसिटिव सी चीज है, उससे होना चाहिए, लेकिन हम लोगों पे कोई असर नहीं होने वाला। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं ना कि गलत बीज कई बार बोते हैं अपन तो परिणाम गलत निकलता कई बार। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि गलत लिटरेचर भी पढ़ाया गया, गलत इंफॉर्मेशन जनरेशन्स को पास ऑन की गई, जिससे वो तलखी हम्म। बढ़े, जबकि ऐसा कुछ था नहीं।
तो ये भी एक कारण मुझे नज़र आता है। और मेरे को ये भी लगता है कि मुझे तो मदरसों में भी कोई शिक्षा जो दी जाती है वो सही तरीके की नहीं दी जाती। ये भी एक कारण है कि मुझे उनकी तो जो अभी तक सर मैं तो ये कहूंगी, मुझे तो अभी तक ये कहा जाता है, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा दोस्तियां हैं, मैं जिनके साथ भी शोज करती हूँ, चाहे टीवी पे किए हो चाहे यूट्यूब पे किए हो, तो मोस्टली जो है वो मेरे दोस्त अब बन गए सब लोग कई सालों से। तो मुझे तो यही बताया जाता है कि जी कोई हिंदुस्तानी तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है। मुझे कहा मेरे जी, कुछ दोस्तों ने यहाँ पे पाकिस्तान में कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, वो तुम्हारे दुश्मन ही है, तुम्हें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। तुम क्यों इतना बिलीव करती हो, तुम क्यों इतनी बात करती हो, तुम क्यों इतने पॉजिटिव सोचती हो। तो अभी भी लोगों को जो है वो यही बताया जा रहा है कि कोई अगर इंडियन है तो क्योंकि वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। अर्जुन जी, मैं आपको बताऊं, मैं अब इस विषय पे मैं बताता हूँ आपको। किसी को चोट पहुंचाने वाला कल्चर इंडिया का रहा ही नहीं है। अगर अपन इतिहास, हिस्ट्री की अगर अपन उसकी स्टडी करें, हमारे यहाँ जब हम लोग जब हिंदू लोगों में, सनातन धर्म में जब हम पूजा करते हैं, तो हम आखिरी में क्या बोलते हैं मालूम आपको? पूरे विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सद्भावना से मतलब है कि आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, प्यार हो, सिंपैथी हो। तो ये पूजा के बाद हम लोग बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसी आइडियोलॉजी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। और इतिहास भी गवाह है उसका। हम इतिहास का अगर करें, और नहीं, बेसिकली क्या है, ये बहुत एक मतलब हम संगीत पे बात कर रहे थे, बात थोड़ी ऑफ ट्रैक हो गई, पर फिर भी इस पे बात की जानी चाहिए। मेरा ये मानना है सबसे बड़ा जो भ्रांति है, मिसकॉन्सेप्शन है, वो ये है, पाकिस्तान में भी, इवन इंडिया में भी है काफी लोगों का, मुस्लिम कम्युनिटी में, कि हमारे पूर्वज बाबर, हुमायूं, अकबर, ये लोग, जबकि ऐसा नहीं है। वो लोग तो बाहर से आए, वो आपके पूर्वज कैसे हो सकते? आपके पूर्वज तो यहीं के थे। तो आपका, हमारा, हम सबका डीएनए एक ही है। ये लोग नहीं समझते। नहीं, डेफिनेटली ऐसा ही है। और दूसरा ये कि मैं तो बिलीव रखती हूँ कि मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं, भारत में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो मेरे साथ सिंसियर हो सकते हैं। और अगर किसी ने मुझे कोई तकलीफ पहुंचानी ही है तो वो यहाँ से भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ हाँ, वाले सब मेरा बिल्कुल बड़ा ख्याल कर रहे हो बिल्कुल और कोई बाहर वाला बिल्कुल मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मतलब वो तो कोई भी हो बिल्कुल सकता है। तो बिल्कुल। इसलिए मैं इतना नेगेटिव नहीं सोचती। लेकिन लोगों में अभी भी ये डर है, ये खौफ है। आप अगर कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में नहीं भी है, बाहर भी निकल गए, तब भी लोग आपके जो आसपास होते हैं वो आपको यही बताते हैं कि बिलीव नहीं करना, बात नहीं करना, कोई नहीं अलग वो रहो। एक तो ये डर वो एक पता नहीं है नैरेटिव है। मगर है लोगों में। वो एक नैरेटिव है हम्म। जो शुरू से सेट किया गया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप देखिए ना, आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से करीब 25 करोड़ होगी। जी जी एम आई राइट? जी। 25 जी करोड़ बिल्कुल। और मेरे ख्याल से 26। 30-35, जी जी, वो 30-35 करोड़ मुसलमान तो हिंदुस्तान में ही रहते हैं। ये कैसे सही? एक समझदारी से सोचे हम, डेफिनेटली। इंटेलेक्चुअली तो बेसलेस है ये। खैर, आप जी लोगों जी ने बहुत अच्छा बातें बताई, किस प्रकार पाकिस्तान में भारतीय संगीत पॉपुलर है। और आगे भी हम अलग अलग विषयों पे, संगीत से संबंधित विषयों पे आपसे बात करते रहेंगे, और आपको हम इनवाइट करते रहेंगे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो जी। मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।